हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by ITEL। देश का आम बजट कल यानी 1 फरवरी को पेश होगा, लेकिन आम बजट से पहले आज देश का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया गया। यह आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आज के खर्चा पानी में हम इसी आर्थिक सर्वेक्षण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि आर्थिक सर्वे 2024-25 की मुख्य बातें क्या हैं, आर्थिक सर्वे होता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वे महत्वपूर्ण क्यों होता है, इस इकोनॉमिक सर्वे में आर्थिक ग्रोथ, महंगाई, रोजगार और नौकरी के घंटों वगैरह को लेकर क्या क्या कहा गया है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हर साल 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाता है, लेकिन इससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। ये इकोनॉमिक सर्वे बजट की तस्वीर को साफ साफ पेश करता है। ये सर्वे बजट का मुख्य आधार होता है और इसमें देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर सामने आती है। इसके जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था की ताज़ा हालत के बारे में बताती है और वित्त वर्ष 1950-51 में पहली बार देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है। इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उनकी टीम ने यह आर्थिक सर्वे तैयार किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया है। अब समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे की 10 खास बातें क्या हैं। इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वे 2025 में अनुमान जताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल 2025-26 में 6.3 से लेकर 6.8% की दर से बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और सरकार का अनुमान भी करीब करीब इसी के आसपास है। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान जताया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में GDP ग्रोथ 6.7% रहने की बात कही है। पिछले साल 22 जुलाई 2024 में आर्थिक सर्वे में मौजूदा चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5% से 7% के बीच GDP ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद जताई गई है। इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए आने वाले सालों में भारत को लगभग 1 या 2 दशक तक 8% की रफ्तार से आर्थिक विकास करना होगा। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हफ्ते में काम के घंटों पर लगाम लगाना मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार ने ये बात ऐसे समय में सामने रखी है जब पूरे देश में काम के घंटों को लेकर भारी बहस छिड़ी हुई है। पहले इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने कर्मचारियों के लिए लंबे समय तक काम यानी कि 70 घंटे हर हफ्ते काम करने का जो सुझाव दिया था, और उसके बाद हाल ही में L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम काम के घंटों को हफ्ते में 90 घंटे तक किए जाने की सिफारिश कर चुके हैं। इस आर्थिक सर्वे में इस बहस को एक नई दिशा दी है, जिससे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में लंबे समय तक काम करने पर आम सहमति बनाई जा सकती है। सर्वेक्षण का तर्क है कि कर्मचारियों के काम के घंटों की संख्या पर प्रतिबंध भारत की आर्थिक तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि काम के घंटों को दिन, हफ्ते, तिमाही और साल के हिसाब से एक तय सीमा में बांध देने से कर्मचारियों की पैसा कमाने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने रोजगार पर खास फोकस किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में बताया कि 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। घरेलू अर्थव्यवस्था का फोकस खास तौर पर सर्विस सेक्टर पर रहता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की कोशिश होगी। इसमें कहा गया है कि रोजगार के पैटर्न में बदलाव का महिलाओं पर, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रभाव पड़ा है। हालांकि वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं का अनुपात कम हुआ है, लेकिन ज्यादा महिलाएं स्वरोजगार में लगी हुई हैं या घरेलू उद्यमों में योगदान दे रही हैं। मुद्रा इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं ने उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में माना कि महंगाई सरकार और RBI के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। RBI ने महंगाई को रोकने के लिए ही लंबे समय से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे भी अर्थव्यवस्था में सुस्ती की एक अहम वजह बताया जा रहा था। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितंबर तक 29.8 अरब डॉलर रुपए में करीबन 2,58,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इंग्लिश में FDI आया था। इसमें से सबसे ज्यादा करीबन 50,000 करोड़ रुपए का FDI सर्विस सेक्टर में आया। इससे जाहिर होता है कि विदेशी निवेशकों को सर्विस सेक्टर में ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं और वो इसमें ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2025 में सोने की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है।
जबकि चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अक्टूबर 2024 के लिए विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक का हवाला देते हुए आर्थिक सर्वे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कमोडिटी की कीमतों में 2025 में 5.1% और 2026 में 1.7% की कमी आने का अनुमान है। लेकिन प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और मेटल और कृषि कच्चे माल के लिए स्थिर दृष्टिकोण से ये कम हो गई है। कीमती धातुओं में सोने की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जबकि चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि धातुओं और खनिजों की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन पर काफी ज्यादा है, लेकिन इनका प्रोडक्शन काफी हद तक इंपोर्ट पर ही निर्भर है। इससे देश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। सरकार मेक इन इंडिया के जरिए ईवी सेक्टर में घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहती है। इससे भारत लंबी अवधि में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। शुक्रवार को सर्वे में कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में छूट और रिन्यूएबल एनर्जी पर सब्सिडी लोगों को कम प्रदूषण फैलाने वाली लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आर्थिक सर्वे में भारतीय रेलवे पर भी खास फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया। वहीं अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच वंदे भारत ट्रेनों के 17 नए पेयर शुरू किए गए। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर काफी जोर दे रही है। वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक सरकारी खर्च जो है वो करीबन 39% की दर से बढ़ा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते वित्त वर्ष 2025 में खर्च में कुछ कमी आई। ये चुनाव के बाद जुलाई से नवंबर 2024 के बीच बढ़ा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट मिला है। कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। इसकी वजह अनुकूल मौसम और नई तकनीक के साथ सरकारी कोशिश रही। किसानों को पीएम किसान, डिजिटल एग्रीकल्चर और सिंचाई सुधार जैसी सरकारी योजना से किसानों को फायदा मिला। ड्रोन और बेहतर क्वालिटी के बीज की वजह से पैदावार भी बढ़ी है। आर्थिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया कि किसानों को ऐसी फसलों के उत्पादन से दूर रखा जाना चाहिए जो पानी की बर्बादी को बढ़ावा दे रही हैं। इसमें 5% की स्थिर कृषि विकास दर का लक्ष्य रखने की बात कही गई है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का योगदान 20% के आसपास रखने का सुझाव दिया गया है। भारत का कृषि क्षेत्र 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में करीबन 16% का योगदान देता है। ये तो हो गई आर्थिक सर्वे की कुछ खास बातें। अब हम आपको उन 5 ऐलानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर टैक्स पेयर से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक को बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला फुल बजट होगा। इस बजट से टैक्स पेयर से लेकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी को, किसानों तक को भी बड़ी उम्मीदें हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इनकी उम्मीदों के मुताबिक कई बड़े ऐलान कर सकती है। इनमें इनकम टैक्स में छूट से लेकर दूसरे तमाम अन्य बड़े ऐलान शामिल हैं। बजट में मिलने वाली पहली राहत की बात करें तो इस बार टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। वित्त मंत्री न्यू टैक्स रेजिम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की एनुअल इनकम के लिए एक नया 25% का टैक्स स्लैब पेश करने की योजना भी सुनने में आ रही है। इससे अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को काफी राहत मिल सकती है, खास तौर पर वो लोग जो 15 से 20 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं सालाना। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बजट में सरकार 30% वाला टैक्स रेट 20 लाख से अधिक कमाई करने वाले लोगों पर लागू कर सकती है। बजट में दूसरी राहत सेक्शन 80C की कटौती सीमा को बढ़ाकर दी जा सकती है। इस बात की चर्चा है कि इस बार सेक्शन 80C के तहत कटौती की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। अभी सेक्शन 80C की अधिकतम सीमा 1.5 लाख तक है। इसे बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए सालाना किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा भी सुनने को मिल सकता है। एक बार फिर पिछली बार न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें इजाफा किया गया था। वहीं इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में इजाफा भी किया जा सकता है। फिलहाल नौकरी करने वाले लोग और पेंशनर्स पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए और जो लोग न्यू टैक्स रेजिम अपना चुके हैं उन्हें 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन के तौर पर माना कटौती का फायदा मिलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सरकार ने 2024-25 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस राशि में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए चल रही महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये स्कीम 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है।
इस बार बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। वहीं अन्य लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा सकता है। बुजुर्गों को रेलवे में कंसेशन दिए जाने की मांग पर वित्त मंत्री द्वारा घोषणा भी सुनने में आ सकती है। अब एक जरूरी सूचना, 1 फरवरी को आएगा देश का बजट से जुड़े हर जरूरी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। इस दिन बजट की खास कवरेज के लिए हम शुरू करेंगे सुबह 10 बजे से बजट का लाइव प्रसारण। इस दौरान हम आपको अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मदद से बजट की बारीकियां समझाएंगे, जैसे इनकम टैक्स को लेकर क्या नए ऐलान हुए और इनका आप पर क्या असर होने वाला है। जानेंगे कि बजट में बाजार को लेकर क्या हलचल हो रही है और इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमी को भी विद्वानों से समझेंगे, बजट का देश की अर्थव्यवस्था और हमारे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा होगी। देखते रहिए द लल्लन टॉप। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।